मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दोस्तों, एक गणित के आधार पर एक छोटी सी प्रक्रिया हम लोग आज समझते हैं और उस प्रक्रिया के तहत पर जो ग्रह बताए गए हैं उसके तहत पर थोड़ी सी छोटी सी प्रक्रिया समझते हैं। वो माह के अनुसार न समझ करके अगर आप अभी सिर्फ इस आधार पे समझ लो कि जैसे जो कुंडली देखी जाती है, जिसको अंधविश्वास के तहत पर इतना लंबा समीकरण बता दिया गया, वो बताया जा रहा है, तो उस समीकरण को थोड़ा सा अगर देखने की ज़रूरत करें तो हम राशियों को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, वो भी विश्व की सबसे बड़ी गणित की पुस्तक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार। तो एक समीकरण देखें कि ये एक भाग है जिसको पंडित वर्ग देखता है और इसको कुंडली कहा जाता है। अब इसमें इस कुंडली के तहत पर जो हम लोग सबसे पहली प्रक्रिया देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली आपको चीज़ बताएं कि हम माह के अनुसार जब इसको देखने का प्रयास करते हैं तो समीकरण वही है जो यहाँ से देख करके बताया जाता है कि पहला घर कौन सा है, दूसरा घर कौन सा है, तीसरा घर कौन सा है, या फिर इससे काउंटिंग करते हुए 12वां घर कौन सा है। तो 12 के 12 घर जब जैसे गिने जाते हैं वैसी उसी दशा पर यहाँ पर पहला माह और दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11 और 12 माह का वर्णन है। बिल्कुल सेम पोजीशन वही है जो उसके तहत पर है। आप इसको कुंडली न देख करके अगर महीने के हिसाब से देखेंगे, इस पर आगे कार्य करेंगे, तो मेरा दावा है कि इसके तहत पर आने वाले रोगों को आप स्वयं परख लेंगे। अब इसमें एक राशियों का वर्णन है। जो आप कुंडली देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि राशियों का वर्णन है, और राशि का जो वर्णन है वो वैसे ही राशि का वर्णन है जैसे हमारे यहाँ संक्रांति का वर्णन है। बिल्कुल सेम पोजीशन है, बिल्कुल है। तो पहले मास में यहाँ पर संक्रांति पड़ती है, वो मेष संक्रांति कहलाती है। दूसरे उसमें वृष कहलाती है, ये राशियाँ ही हैं जिसको हम बताते चले जा रहे हैं। यहाँ मिथुन पड़ती है, तीसरे उसमें कर्क पड़ती है, फिर सिंह पड़ती है, ये कन्या है, ये तुला है, और इसके बाद ये वृश्चिक है, ये धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन है। ये 12 की 12 राशियां वैसे ही पढ़ रही हैं जैसे आपके माह पढ़ रहे हैं और उसी ढंग से देती हैं। इस राशि को न समझ करके अगर यहाँ संक्रांति के आधार पर आप समझोगे तो संक्रांति का जो अर्थ अभी तक मिला, संक्रांति का जो अर्थ है वो प्रकृति और ऋतु परिवर्तन के अनुसार कृषि को सुधारने के लिए संक्रांति की गति निकाली गई थी। अर्थात जो आपके शरीर में जो शरीर का ताप परिवर्तन करने का समय होता है उसका एक दिन निर्धारित किया गया जिसको संक्रांति कहा गया। तो यहाँ पर ये मेष संक्रांति हो गई। अब मीन से जब मेष संक्रांति पे सूर्य आता है तो कुंडली जब देखते हैं तो यहाँ कहते हैं ये उच्च का सूर्य है, और यहाँ पर उच्च का ही सूर्य यहाँ भी माना गया। पोजीशन दोनों में सेम है, बिल्कुल ठीक है। मेष संक्रांति पे पहुँचने के बाद मेष का स्वामी मंगल है, तो मेष का स्वामी जब मंगल है तो मणिपुर चक्र का स्वामी है, और मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है हमारे शरीर में। जबकि सूर्य जब प्रथम घर में पहुंच रहा है, पहले माह पे पहुंच रहा है, तो मूलाधार चक्र का स्वामी है, और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का विशेष स्तर पे कार्य करता है। तो यहाँ के समीकरण को जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहते हैं कि चैत्र के मास बसंत ऋतु में जुखाम लोगों को ज़्यादा होता है, कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। खुद बता देगा आपको। ऐसे ही 12 के 12 ऋतुओं के अनुसार माह को जब आप देखना चालू करोगे तो आपको सारे के सारे शरीर में होने वाले रोग कैसे हमारे ऋषिगण बता दिया करते थे, कौन सी गणित यहाँ पर लगी हुई है और किस गणित के आधार पर ये आयुर्वेद जन्म लिया, वहाँ तक पहुँचने में बहुत सहायक होगा। एक छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास के तहत पर जो हम लोग आगे कार्य करने जा रहे हैं वो बहुत जल्दी औरैया के अंदर, उत्तर प्रदेश के औरैया के अंदर एक
रिसर्च सेंटर खड़ा करने की तैयारी है जो इसी पर पूरा कार्य करेगा, और उसमें नवयुवक और नवयुवतियों को ये प्रक्रिया आगे सिखाई जाएगी और वो आगे रिसर्च इसके बाद करें तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये रिसर्च सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होगा। और संक्रांति के दम पर जो रिसर्च हमारे पास पूर्वज हमारे छोड़ गए थे, जो हमारे पूर्वजों ने किया, उसमें पूरा काल का वर्णन मिलता है। तो आगे प्रयास करते हैं, आप सब लोग सहयोग करेंगे तो इस रिसर्च पे आगे कार्य होगा और इसके तहत पर आगे कार्य करते हैं। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।